वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 की करंट अफेयर जो कि द हिंदू से लिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि आज शिक्षक दिवस है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये मनाया जाता है। आज का सबसे जो प्रमुख खबर है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा से संबंधित है, जो आपके एग्जाम जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप जीएस सेकंड में इससे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले मुद्दा है ये कि भारत और बांग्लादेश संबंध के लिए बहुत कुछ दांव पर है। ऐसा बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुद्दा है जो भारत और बांग्लादेश अभी भी आपसी में सुलझाया नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ जो प्रमुख मुद्दे पर, जिस पर हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात किया जाए यहाँ पर कि हम सभी को पता है कि अगर कोई भी देश का पड़ोसी मुल्क के साथ किसी भी देश का संबंध बेहतर होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे या किसी भी प्रकार की संबंध की बात हो, ताकि दोनों पड़ोसी मुल्क आपस में शांति के साथ अपने देश को विकास करें। यहाँ पर समाचार का सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि कहा जाता है कि भारत के संबंध तो बांग्लादेश के साथ गहरे हुए हैं। ऐसा वक्ता कह रहे हैं कि भारत का संबंध जो है बांग्लादेश के साथ गहरे हुए हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना और मोदी सरकार के बीच में लंबे समय से चल रहे जो मुद्दे को अभी तक सुलझाने में ये दोनों आपस में असफल रहे। अर्थात बांग्लादेश और भारत के बीच के जो मुद्दे हैं, कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे, चाहे नदी विवाद से संबंधित हो, जल से संबंधित हो, चाहे आपको बॉर्डर को लेकर हो, इस तरीके के मुद्दे अभी भी सुलझाने में दोनों सरकारें असफल रही है। चलिए हम बात करते हैं पहले सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के संबंध को मजबूत करने वाले कुछ पहलू पर। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि व्यापार और कनेक्टिविटी की बात की जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो हाल फिलहाल जून में ही ऐसा देखने को मिला था कि भारत और बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग के मामले में 7वें दौर के समापन किया गया। संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर जो है उसको समाप्त किया। दोनों पड़ोसी मुल्क, दोनों नेताएं जो हैं आपस में एक दूसरे को परस्पर एक तरह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई मुद्दे पर बात किए और कई मुद्दे पर बात, जैसे फॉर एग्जांपल की बात है कि दोनों पड़ोसियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा फिनटेक हुआ, आपका साइबर सुरक्षा हुआ, या स्टार्टअप हुआ, जिससे बांग्लादेश और भारत की जो मित्रता है और भी मजबूत हो। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होती है, जो बॉर्डर सीमा सुरक्षा की बात होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बेहतर हो, इसके लिए दोनों मुल्क ने आपस में इस पर काफी हस्ताक्षर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिनटेक है, साइबर सुरक्षा है, स्टार्टअप और कनेक्टिविटी हो। भारत और आप सभी को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आर्थिक समझौते हैं, जो ट्रेड है, बहुत ही बेहतर है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये साझेदारी जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक जो है किया गया। हम साइबर सुरक्षा को बेहतर करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यू करेंगे, फिनटेक, स्टार्टअप, कनेक्टिविटी, इन सभी में भारत और बांग्लादेश आपस में बेहतर तरीके से साझेदारी की है। उसी में अगर हम बात किया जाए थोड़ी सी, अगर हम भारत और बांग्लादेश की संबंधों की अगर हम चर्चा करें, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच की संबंध की बात करें, तो बांग्लादेश 1971 में भारत की सहायता से आजाद हुआ था, और भारत एकमात्र ऐसा देश है सर्वप्रथम जिसने पूरे विश्व में आजादी के बाद जो है बांग्लादेश के साथ एक राजनीतिक, एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक संबंध को स्थापित करने वाला एकमात्र देश भारत था। ये भी कहा जाता है कि जो भारत के द्वारा जो है कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश की आजादी में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और भारत ने ही पूरे विश्व को कहा कि ये राष्ट्र है और राजनीतिक संबंध को स्थापित किया 1971 में। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक संबंध की, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में आप इस तरीके के संबंध पूछे जाते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहां पर हो सकता है लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार में से एक माना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश का जो दूसरा सबसे बड़ा व्यापार है ये साउथ एशिया, अगर हम बात करें दक्षिण एशिया में बात करें तो भारत और बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी माना जाता है। अगर एक डेटा की बात करें, सर्वे की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 2009 से लेकर 2019 और 20 में बांग्लादेश और भारत की जो निर्यात थी 8.2 अरब डॉलर हुआ करता था, वहीं पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो आयात प्रणाली थी 1.26 डॉलर हुआ करता था। लेटेस्ट सर्वे की अगर बात किया जाए आज की न्यूज के बेसिस के आधार पर, द हिंदू के आधार पर, तो बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है विश्व के अंदर में। आप देख सकते हैं पहले नंबर पर तो हम अगर हम करें तो यूएसए के साथ हमारा संबंध बेहतर है। हमारा जो पार्टनर है एक तरीके से कह सकते हैं आर्थिक के तौर पर यूएसए है, चाइना है, यूएई है। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो जब द्विपक्षीय समझौता 2009 में देखा तो 2.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर अब 2020-21 में हमारा जो अभी व्यापार बांग्लादेश के साथ है 10.8 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की जो आर्थिक संबंध जो है दिन पर दिन गहरी होती जा रही है, जो दो राष्ट्र के लिए, दो पड़ोसी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क ही एक दूसरे को काम आते हैं। अब ऐसी आपातकालीन स्थिति में आप कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क एक दूसरे को अगर सहायता ना करे तो किस बात की पड़ोसी, आप ऐसा देख सकते हैं। तो हमारा एक हर देश का एक दायित्व तो होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बेहतर संबंध हो। और आप सभी को पता है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है आर्टिकल 50 के अंदर में, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। तो ये समझ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि आर्थिक संबंध के बारे में हमने तो जाना और समझा भी, वहीं पर नदियों पर सहयोग पर हाल फिलहाल में द हिंदू में ये खबर छपी थी। और फिलहाल अभी भी आपने देखा होगा, आप सभी को पता है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 54 ऐसी नदियां हैं जो एक दूसरे राष्ट्र में साझा करती हैं। तो उसको लेकर काफी मुद्दे बने हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच में इसके लिए काफी संबंध भी स्थापित किए गए हैं। इसके लिए कमीशन की भी स्थापना की गई थी जिसका नाम था संयुक्त नदी आयोग। संयुक्त नदी आयोग, ज्वाइंट रिवर कमीशंस, आपको एक द्विपक्षीय 1972 में जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के तहत जो है इन देशों के बीच में जो साझा नदी प्रणाली है ना, उस साझा नदी प्रणाली के लाभ को एक तरीके से अधिकतम से अधिकतम एक दूसरे के बीच में संपर्क बनाए रहे। तो नदियों पर जैसे कि आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको नदी समझौता से संबंधित इंडस नदी कमीशन बनाया गया था, इंडस रिवर कमीशन 1960। उसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश के, आप सभी को पता है कि 54 रिवर शेयर करता है एक दूसरे कंट्री आपस में। तो ऐसे में नदी कमीशन बनाना बहुत जरूरी है, नदी आयोग की स्थापना बहुत जरूरी था। तो 1972 में ही भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की और उसी के तहत जो है आपस में दोनों देश जो है एक दूसरे से समझौता करते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को लेकर ऐसा भी है कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो अभी भी भारत और बांग्लादेश के बीच में इस जॉइंट कमीशन के जरिए जो है उसके मामला सुलझाए नहीं गए। थोड़ी सी बात करते हैं, रक्षा सहयोग की बात करते हैं कि रक्षा सहयोग में भारत की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि सीमा प्रबंधन, जिसको आप बॉर्डर मैनेजमेंट कहते हैं, तो भारत और बांग्लादेश, आप कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश बहुत सबसे बड़ी, अगर भारत के साथ कोई अंतरराष्ट्रीय भूमि शेयर करता है तो बांग्लादेश, आप सभी को पता है। और सीमा की जो सबसे लंबी भूमि सीमा है भारत के साथ है
पड़ोसी मुल्क है हमारा। 2015 में के समर्थन के अनुसार जो है भारत ने जो है एक दूसरे को लैंड एक्सचेंज किया था। आपने देखा कि हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल भारतीय संशोधन जो 100 जो हुआ था आपका 100वां संवैधानिक संशोधन, उसमें भारत के कुछ इनक्लेवेज जो हैं बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश के कुछ इनक्लेवेज जो है भारत एक दूसरे में लैंड का एक्सचेंज किया सहूलियत के अनुसार से। 2015 में हमने इससे पहले पढ़ा है भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता LBA लागू भी किया गया था। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं। और इन दोनों के बीच में आप सभी को पता है जिस प्रकार से पड़ोसी मुल्क आपस में अपनी राजनीतिक अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए अक्सर जो है एक्सरसाइज करते हैं, वैसे भारत के साथ भी संप्रति जो है भारत और बांग्लादेश की दोनों सेनाएं जो है आपस में एक तरीके से एक्सरसाइज करती है ताकि सैन्य शक्ति मजबूत रहे। भारत की जो नौसेना जो है बांग्लादेश के साथ मिलान नामक संयुक्त अभ्यास करती है। तो ये संयुक्त अभ्यास भी अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो संयुक्त अभ्यास आपका संप्रति है बांग्लादेश और भारत के साथ, और दूसरा जो है आपका हमारे जो नौसेना है मिलान नामक ये संयुक्त अभ्यास बांग्लादेश के साथ करती है। तो ये तो हमने देखा कि भाई रक्षा सहयोग, आर्थिक और नदी जैसी हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझ सकते हैं कि एक दूसरे के संबंध परस्पर हो। तो इसके लिए अब चुनौती ये है जिस पर काफी मुद्दा बनाया जा रहा है, वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मुद्दा है, जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियां का समाधान करना चाहिए। पहला चुनौती है आपका तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये 2011 के अंतरिम एक तरीके सौदे का एक उद्देश्य था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता नदी को लेकर जो मामला चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है पानी के बंटवारा को लेकर, जिसमें ये अक्सर कहा गया है कि भाई 40.2% और 37.5% साझा करने की बात हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इस बात पर उन्होंने मंजूरी नहीं दिया, उसे विरोध किया और इस समझौता पर उन्होंने कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया, जिसका लेकर आज भी ये जल विवाद तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी भी बना हुआ रहा है। दूसरी बात को लेकर यह है अवैध प्रवासी का मुद्दा। जिस प्रकार से इन माइग्रेंट्स जो है, इलीगल माइग्रेंट्स जो है बांग्लादेशी, जिसे घुसपैठी के तौर पर भी कहा जाता है, वो भारत में बिना किसी वीजा के इलीगल तरीके से वो भारत में आते हैं और जिसके कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच में अक्सर इस तरीके के विवाद उत्पन्न होता है। तो यहां पर भी देखा गया कि बांग्लादेश ने पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको आप NRC कहते हैं, के रोल आउट पर चिंता जताई थी। असम में रहने वाले बहुत सारे ऐसे वहां के अस्थायी लोग ने सरकार को कई बार इस बात के लिए कहा कि भाई इस मुद्दे को समाधान किया जाए। असम में रहने वाले वास्तविक लोग, जिस प्रकार से अवैध बांग्लादेशी जो है बाहर निकलने के लिए एक अभ्यास किया जाता है कि भाई उसको बाहर निकाला जाए अवैध के लिए। तो ये एक मुद्दा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स जो है भारत में घुसपैठी के तौर पर आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन जाती है जिसको अभी भी इसका समाधान नहीं हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तीसरा सबसे बड़ी मुद्दा ये है चीन फैक्टर को लेकर। चीन कारक क्या है फैक्टर? आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से चाइना जो है, आप बांग्लादेश भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो कि भारत नहीं है, BRI का हिस्सा, एक सक्रिय भागीदार है बांग्लादेश। तो जिसके कारण से भारत ने कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो बांग्लादेश इसको लेकर, भारत को लेकर भी ये है कि भाई आप चीन के साथ इस तरीके का। दूसरा है बांग्लादेश भी पनडुब्बी सहित चीन सैन्य सूची का एक प्रमुख प्राप्तकारी है। तो ये चिंता का विषय है और इस तरीके के मुद्दे भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी भी सुलझाए नहीं गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री और आपके पाकिस्तान की प्रधानमंत्री सुश्री जो, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बीच में उनका संबंध बहुत ही बेहतर है, एक तरीके से सियासी या राजनीतिक संबंध। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुद्दे हैं, जो एक तरीके से चुनौतियां हैं, उन दोनों सरकार को चाहिए कि इस चुनौतियों का समाधान करें ताकि हमारा संबंध जो है और मजबूत बने रहें और इस तरीके से पड़ोसी मुल्क होने के नाते जो है हम शांति और समन्वय के साथ अपनी देश को बेहतर तरीके से चलाएं।
तो ये द हिंदू का आज का खबर था जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और जीएस पेपर से के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से प्रश्न बन सकता है। हमारे प्रीलिम्स में इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो सैन्य अभ्यास से संबंधित हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक समझौता से संबंधित हो, या बायलैटरल से संबंधित हो, या नदी मामले से संबंधित हो, प्रश्न बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का। चलिए हम बात करते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं, हम सभी को पता है दूसरा जो है द हिंदू का है, एक्सप्लेनेटरी में दिया गया है। आप इसे जीएस थर्ड में भारतीय अर्थव्यवस्था में आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्टाफ स्तरीय समझौता की बात है। हम चर्चा करेंगे कि स्टाफ स्तरीय समझौता क्या होता है और श्रीलंका को जिस प्रकार से आईएमएफ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उसे किस प्रकार से मदद कर रही है। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, कि आईएमएफ की जो स्थापना थी, वो आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुआ था। आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था 94 में। 190 देश हैं, अभी 190 देश है। वहीं पर नेशनलिटी अमोंग स्टाफ जो उसमें काम करने वाले हैं, राष्ट्रीयता के तौर पर जो बहुत सारे 150 ऐसे स्टाफ वहां पर काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं 190 कंट्री के यहाँ पर 24 के तौर पर। तो ये प्रमुख इंफॉर्मेशन है हमारा आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कभी कभी आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है सिंगल वाले ऑप्शन में। चलिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है ये, आप सभी लोगों को पता होगा, इस बात का जानकारी होगा कि जिस प्रकार से श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है और करीब करीब सभी देशों ने कोशिश किया, अर्थात खास करके भारत जैसे देश या चाइना जो है, कि श्रीलंका की स्थिति बेहतर हो, क्योंकि वो श्रीलंका जिस प्रकार से अपनी आर्थिक संकट से गुजरा, भारत भी इससे पहले 1991 में आर्थिक संकट से गुजरा था, जिसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट या व्यापार असंतुलन भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से, और उस वक्त जो है भारत के यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 1991 में आईएमएफ ने ही भारत को मदद किया था और आर्थिक संकट की स्थिति से बाहर निकाला था, जिसके लिए भारत ने कहा कि आईएमएफ के सलाह के अनुसार भारत के अंदर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जिसको आर्थिक सुधार कहते हैं, और उस आर्थिक सुधार में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, या उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण कहा जाता है। उसके आधार पर भारत के हर क्षेत्र में करीब करीब बदलाव किए गए, चाहे बैंकिंग सुधार हो, चाहे औद्योगिक सुधार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो आर्थिक से संबंधित जो सुधार हो, उसमें भारत ने किया है ना। वही मुद्दा स्थिति जो है आपको उत्पन्न हुई श्रीलंका के साथ। तो यहां पर यह देखा जाता है कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, उस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 सितंबर को श्रीलंका के साथ एक कर्मचारी स्तरीय समझौता की घोषणा की। अब हम यहां पर समझेंगे कि कर्मचारी स्तरीय समझौता होता क्या है ना। तो घोषणा की, और इस साल द्वीप राष्ट्र के आर्थिक संकट की गंभीर भुगतान की समस्या के बाद जो है इस साल तेज होने वाले बहुत ये है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो है कर्मचारी स्तरीय समझौता क्या होता है। कर्मचारी स्तरीय समझौता एक तरीके से कह सकते हैं कि औपचारिक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो आईएमएफ की जो स्टाफ है, वो श्रीलंकाई अधिकारी को $2.9 बिलियन का एक पैकेज अदा किया है। $2.9 बिलियन का उन्होंने एक मदद आपको दिया है और उस बात पर सहमत हुए। और साथ साथ में जो है जो विस्तारित जो फंड सुविधा है, जिसको आप EFF कहते हैं आपका, है ना। सो विस्तारित जो फंड सुविधा है, जिसको आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है, उसके तहत उनको 48 महीने की व्यवस्था के साथ श्रीलंका की आर्थिक नीतियों को समर्थन करता है कि भाई 48 महीने में आप इसको लौटाना। बट अभी हम आपकी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए आईएमएफ जो है $2.9 बिलियन का मदद श्रीलंका को कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ श्रीलंका को इस बात का सलाह भी देना चाहती है और दे रही है कि मैं तो आपको मदद कर रहा हूं,
जैसा कि हमने के साथ किया था, है ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि इस बाहरी फंड सुविधा के कारकों के शर्त के अनुसार आपको मदद किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो आपकी संरचनात्मक कमजोरियां हैं, जो आपकी देश के अंदर में जो कमियां हैं, जिसके कारण जो है आर्थिक संकट आपके साथ उत्पन्न हुआ है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। चाहे वहां की राजकोषीय नीति हो, चाहे वहां की आपका राजस्व बढ़ाने की बात हो, चाहे आप कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने की बात हो, या भ्रष्टाचार के साथ उस कमजोरियों को दूर करने की बात हो। मतलब तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने देश के अंदर में जिस स्थिति के कारण आपके देश में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे राजकोषीय नीति हो, चाहे मौद्रिक नीति हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आप राजस्व को कैसे बढ़ाना हो, इन सभी के मुद्दों को आपको सुलझाना होगा, तभी आप आर्थिक संकट से आप बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा 2.9 बिलियन हमने तो आपको दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगी। यह एकमात्र एक सहारा है जिससे आप फिर से अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने आर्थिक सुधार कर सकते हैं, और ताकि फिर से श्रीलंका की आर्थिक इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाए। तो यह प्रमुख मुद्दा था आज का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ना। तो ये था आज का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए दूसरे दिन के करंट अफेयर में। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस चैनल पर आप बने रहिए।